आदर और सम्मान के योग्य हरकीश नगर विद्यालय के 12वीं कक्षा के सभी छात्रों का इस लेक्चर में स्वागत है। ये लेक्चर विगत दिवस से चली हुई कक्षाओं का आगे का क्रम है। अध्याय 1 आपका समाप्त हो चुका है। उसके निबंधात्मक प्रश्नों को आपको सॉल्व करा दिया गया है। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में आपके परीक्षाओं के प्रश्नों के ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की क्रम में अध्याय 2 आरंभ किया जा रहा है। इस अध्याय को परीक्षा की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह चैप्टर इतिहास के कई क्रमों को अपने साथ सजोए हुए हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता का वर्णन हमारे पाठ्यक्रम में नहीं किया गया है। हड़प्पा के जस्ट बाद उसी का क्रम आता है, लेकिन अब पाठ्यक्रम जो दिया है हमें उसी के अनुरूप ही चलना है। हम इसमें केवल इतना ही कहेंगे कि जैसे ही यदा कदा समय मिलेगा आपको ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी, नहीं तो संक्षेप में जानकारी देने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। तो जैसा विगत वीडियोज़ में इस चैप्टर 2 को आपको प्रोवाइड किया गया था, जेम्स प्रिंसेप का कहीं वहीं पर नाम निकल कर के सामने आता है। जेम्स प्रिंसेप से ही इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले इस चैप्टर में कौन कौन से प्रकरण को हमारे में शामिल किया गया है उस पर ध्यान देते हैं। इसमें महाजनपद काल, 16 महाजनपदों का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन है हमारे अध्याय में। उसके बाद एक महाजनपद का जो विवरण है वह है मगध महाजनपद। उसका एक अभी इससे आगे क्वेश्चन आएगा कि उसका उत्कर्ष कैसे हुआ, उसके शक्तिशाली बनने के क्या क्या कारण हैं। कुछ उसके राजवंश हैं, एक पॉइंट में हमने उसको डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश की है। उसके बाद मगध के ऊपर पावरफुल जो डायनेस्टी रही है वह मौर्य डायनेस्टी, मौर्य राजवंश। उसमें कुछ महत्वपूर्ण शासकों का वर्णन। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सम्राट अशोक। 2 ही क्वेश्चन हमारे इसमें से इम्पोर्टेंट शासकों से रिलेटेड बनते हैं। उसके बाद गुप्ता एम्पायर से क्वेश्चन बनता है। दक्षिण के कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों से क्वेश्चन बनता है और कुषाण वंश से रिगार्डिंग भी इसमें क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। ये सभी वीडियोज़ आपको बारी बारी आपको बता दिए गए हैं। समुद्रगुप्त को इम्पोर्टेंट क्यों माना गया है, चंद्रगुप्त की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, सम्राट अशोका की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, बौद्ध धर्म है क्या। ऐसे ही अनेक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। आप परीक्षा की दृष्टि से हमारे सामने सबसे पहला इस चैप्टर का क्वेश्चन इसको लेते हैं कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे, भारतीय इतिहास लेखन में उनकी क्या देन है। जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। 1830 के दशक के दौरान भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति का विवरण हमारे सामने आता है। इस इतिहासकार ने, इस अधिकारी ने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों को समझाने में और समझने में प्रयास किया। इन लिपियों का प्रयोग आरंभिक अभिलेखों में, सिक्कों में किया गया था। जेम्स प्रिंसेप ने उसके अर्थ को समझाने की कोशिश की। वहाँ पियदस्सी, देवानामपिय इत्यादि कुछ उपाधियों का वर्णन है जिसका अर्थ उन्होंने निकालने की कोशिश की है। इन्होंने यह भी निकाला कि एक अभिलेख में एक शासक का नाम अशोक मिलता है और जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह मौर्य काल का सबसे इम्पोर्टेंट शासक है। तो ये जेम्स प्रिंसेप के बारे में ब्रीफ जानकारी है। उसके बाद अगला ही इस क्वेश्चन का पॉइंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है
जेम्स प्रिंसेप की भारतीय इतिहास लेखन को क्या देन रही है? जेम्स प्रिंसेप के शोध ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की। इन्होंने अलग अलग राजवंशों की वंशावलियों को कालक्रम में लाने की कोशिश की, उनकी भाषाओं, उनके में लिखे हुए अभिलेखों को समझाने की कोशिश की। उसके बाद मूल रूप से भारतीय इतिहास के चित्रात्मक ब्यौरे की कोशिश की कि चित्रों के माध्यम से भारतीय इतिहास को समझा जा सके। उसके बाद इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के बीच में संबंध बैठाने की कोशिश की और शीघ्र ही यह आभास होने लगा कि इनमें अवश्य कोई संबंध सीधे तौर पर तो नहीं है। तो यह सब प्रयास जेम्स प्रिंसेप के आधार पर ही हुआ। आपको इस क्वेश्चन को 3 नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करने का प्रयत्न करना है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली बनने का क्या कारण है, वह आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। मगध महाजनपद का शक्तिशाली बनना कैसे बनी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन अब तो नहीं आता, लेकिन अब 3 नंबर के अंदर ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। और इसके साथ कोई क्वेश्चन टाई अप होकर के अगर आता है तो 4 नंबर इस क्वेश्चन के और 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, तो 8 नंबर का क्वेश्चन वैसे बनता है। बाकी वैसे 3 नंबर का ही क्वेश्चन यहाँ आने की संभावना है। पहला ही पॉइंट है, खेती की उपज का खास किस्म से होती थी, वहाँ पर पैदावार अधिक होती थी और किसी भी राज्य की समृद्धि के लिए फसलों का पैदावार का उच्च होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद लोहे की खदानों का विकसित होना। इतिहासकार इसके शक्तिशाली बनने का कारण यही मानते हैं, यहाँ पर भारी मात्रा में लोहे की खदानें थी। वर्तमान में ये हिस्सा झारखंड के पास है। तीसरा पॉइंट, जंगलों में हाथी उपलब्ध होना। लकड़ी का कार्य बहुत होता था, लकड़ी का कार्य मजदूरों के माध्यम से तो किया ही जाता था, साथ साथ में इन लकड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने या लकड़ियों के डंठलों को उखाड़ने के लिए हाथियों की बहुत आवश्यकता होती थी। मगध महाजनपद में, वहाँ के जंगलों में इन जंगली हाथियों की प्रचुरता थी, इस वजह से वहाँ पर इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। उसके बाद गंगा एवं उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। मगध साम्राज्य का जो क्षेत्र था वह गंगा और उसकी सहायक नदियों के मध्य में बसा हुआ था, इसलिए यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। नदियों का प्रयोग सिंचाई के लिए तो होता ही होता था, नदियों का प्रयोग उस समय व्यापार के लिए भी होता था। नदियों के रास्ते व्यापार होता था और पैदावारी भी वहाँ पर अच्छी थी, इस वजह से मगध शक्तिशाली जनपद था। शासकों की नीतियाँ, कुछ जैन बौद्ध ग्रंथ हमें ये बताते हैं कि इसके उत्थान का जो कारण है वहाँ के शासकों की नीतियाँ थीं। इन ग्रंथों के लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध शासकों ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण इसको शक्तिशाली बनाने में भी मदद की। और इनके जो मंत्री हुआ करते थे, इन पॉलिसियों को, इनकी नीतियों को लागू किया करते थे। राजगाह को राजधानी बनाना। राजगाह प्राचीन नाम, फिर उसके बाद राजगिरी बनी, उसके बाद फिर राजगृह बना नाम हुआ, और इसका जो वास्तविक नाम है राजाओं का घर। राज्य को केंद्र स्वरूप देने के लिए एक केंद्रित राजधानी की स्थापना की गई, जो कि इसका शक्तिशाली बनने का महत्वपूर्ण कारण थे। पाटलिपुत्र का राजधानी बनना। उदायन नामक एक शासक था जो हरियंक वंश का शासक था, उसने राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। वर्तमान में इसका नाम पटना है। गंगा नदी के किनारे
व्यापार का आगमन होता था। और इन सभी कारणों से यह स्पष्ट होता है कि मगध महज शक्तिशाली जनपद बनाया गया है। इन कारणों के कारण ही यह मगध महाजनपद इम्पोर्टेंट बन रहा। अगला प्रश्न, थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों का वर्णन कीजिए। मौर्य काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है और इसके प्रशासन की जानकारी। 2 प्रश्नों को यहाँ पर कंबाइन किया गया है। यदि ये 3 नंबर में आते हैं तो 3 पॉइंट किसी भी पार्ट्स के आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर 8 नंबर में आएंगे तो 4 पॉइंट उसके और 4 पॉइंट इसके, कोई भी आप 4 पॉइंट इनमें से ले सकते हैं। तो मौर्यकालीन प्रशासन की पहले साम्राज्य की हमें जानकारी मिलती कहाँ से है। सबसे पहला पॉइंट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्य साम्राज्य की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये उपनाम है एक ही व्यक्ति के। इसके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, वहाँ से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें मौर्य साम्राज्य की विस्तृत जानकारी का वर्णन है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री भी थे। ये हमें मौर्य साम्राज्य का जो सोर्स है सबसे पहले हमें वहाँ से प्राप्त होता है। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस, राइटर का नाम विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस और चंद्रगुप्त मौर्य की मित्रता का इसमें वर्णन है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन लिखा जाने वाला एक ग्रंथ माना जाता है। मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उस समय आए। इनकी पुस्तक इंडिका जो मौर्य साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। अशोक के अभिलेख, सम्राट अशोक जिन्होंने लगभग 14 अभिलेखों के बारे में जानकारी है, और भी लिखवाए होंगे, सर्च चल रही है। अभी 14 अभिलेखों की जानकारी है, तो उन 14 अभिलेखों से उनके शक्तिशाली होने का हमें पूर्ण प्रमाण प्राप्त होता है। उसके बाद जैन एवं बौद्ध धर्म के ग्रंथ। जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी हमें इस बात की जानकारी प्रदान करते हैं कि सम्राट अशोक के काल में उनके एक ग्रंथ है अभिधम्म पिटक, उसकी रचना हुई और इसमें सम्राट अशोक ने बहुत ही प्रयत्न किए और वहीं से हमें सम्राट अशोक के शासनकाल की और चंद्रगुप्त मौर्य के और मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण थे, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो विशेषतर निकल करके हमारी एनसीईआरटी में जिनके ऊपर फोर्स किया गया है वो यही पॉइंट्स हैं। और भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, लेकिन पॉइंट को रिलेट हो। मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में दूसरा भाग है इस क्वेश्चन का। केंद्रीय प्रशासन, मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीयकृत थी। इसकी मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र तथा 4 उप राजधानियाँ तक्षशिला, उज्जैनी, तौसाली और स्वर्णगिरी। सारी शक्ति राजा के पास निहित थी, इसलिए केंद्र मजबूत था। प्रांतीय प्रशासन, राज्य को प्रांतों में बांटा हुआ था। प्रत्येक प्रांत का एक मुखिया होता था, परंतु प्रांत राज्य के अधीन ही होते थे। उन्हें राजधानी से मिलने वाला आदेश पालन करना होता था। कुछ प्रांत के पास भी अधिकार अपने होते थे। स्थानीय प्रशासन प्रांतों को आगे खंडों में बांटा हुआ था। ये खंड प्रांत की आज्ञा के अनुसार स्थानीय प्रशासन के इनके पास निहित शक्तियाँ थी, जिनमें पंचायती राज प्रसिद्ध है और जो गांव के प्रशासन की देखभाल किया करते थे। उसके बाद न्याय प्रशासन, अर्थशास्त्र के अनुसार जिला से लेकर के केंद्र तक केंद्रीय न्यायालयों की व्यवस्था भी वहाँ पर की गई थी। 2 प्रकार के न्यायालय मिलते हैं, कंटक शोधन और धर्मस्थायी।
कंटक शोधन में फौजदारी मुकदमों का निपटारा किया जाता था और धर्मस्थयी जो न्यायालय थे उनमें दीवानी मुकदमों का निपटारा किया जाता था। 5 प्रकार के दंडों का विधान है, जिनमें चोरी करने पर, कर न चुकाने पर, धन संबंधी गबन घोटाले पर, विश्वासघात पर, इनके लिए अंगभंग और मृत्युदंड की व्यवस्था थी। सैनिक प्रशासन, सेना का मुखिया राजा ही हुआ करता था। सेनापति युद्ध विभाग का प्रमुख होता था। उसके बाद कुछ इतिहासकारों ने ये प्रमाण दिया है कि वहाँ पर 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्व सैनिक, 9,000 हाथी सैनिक। उसके बाद यहाँ पर ऐसा बताया जाता है 305 ईसा पूर्व के अनुसार, ऐसा प्लूटार्क कहते हैं कि यहाँ पर सेल्यूकस ने 6 लाख की सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको जीता। फिर जस्टिन के अनुसार 6 लाख की सेना के अनुसार जम्बू द्वीप के ऊपर नियंत्रण किया। अर्थशास्त्र के अनुसार एक मजबूत सैनिक शक्तिशाली सेना मौर्यों के पास थी। गुप्तचर विभाग अगला पॉइंट है। अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचर विभाग को गूढ़ पुरुष कहा गया है। स्ट्रैबो ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड ज्योग्राफी में गुप्तचर के लिए इंस्पेक्टर शब्द का यूज किया। इंडिका में ओवरसियर शब्द का यूज किया। और 2 प्रकार से गुप्तचर कार्य किया करते थे, भीतरी और बाहरी। जो बाहर की देखभाल करते थे गुप्तचर, उन्हें चर या स्पर्श कहते थे। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम करके अपना गुप्तचरी का कार्य करते थे, वे संस्था कहलाते थे। और जो गुप्तचर बराबर स्थान परिवर्तन करते थे, वे संचरा कहलाते थे। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस व्यवस्था थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षिण का नाम दिया गया है। तो ये 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ आज के इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि चैप्टर लंबा है। ज़्यादा काम अगर हो जाता है तो फिर बच्चे कॉपी में नहीं कर पाते हैं। इसलिए फर्स्ट चैप्टर आपका शनिवार को चेक करने के लिए आपको बताया गया है। सेकंड चैप्टर आप आज से करना शुरू करें। कोई भी क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आता तो उनमें आपके लिए फ़ोन की व्यवस्था की हुई है, आप फ़ोन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार से आप लापरवाही ना करें। इन चैप्टर्स को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि पुनरावृत्ति का अवसर बेटा हमें नहीं मिलेगा। इसलिए आज के इस अध्याय में, आज के इस चैप्टर में, आज के इस पीरियड में केवल इतना ही। आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देश की घर रह कर के सहायता करते रहें। धन्यवाद। जय जय सीताराम।